अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज के लेक्चर के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। यानी हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म के अंदर एक नेबरिंग ग्रुप इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो हमने आज इसको स्टडी करना है। पहले हमने जो लेक्चर्स में देखा उसमें SN1 मैकेनिज्म को देखा, इसके अलावा SN2 मैकेनिज्म के बारे में स्टडी किया और हमने SNI मैकेनिज्म के बारे में स्टडी किया। ये तीन हमने मैकेनिज्म्स देखे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। इस जो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है इसके अंदर हमारे पास आपका एक नेबरिंग ग्रुप होगा जो कि आपके मैकेनिज्म के अंदर इन्वॉल्व होगा। अब ये जो रिएक्शन है इसका जो मैकेनिज्म है वो किन सबस्ट्रेट के अंदर देखा गया और कैसे पता चला कि ये वाला मैकेनिज्म फॉलो होता है। ये देखा गया कि आपकी कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऐसे हैं जिसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा है दूसरे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। ठीक है, यानी हमारे पास जो SN2 के साथ अगर कंपेयर किया गया तो SN2 से डबल से भी ज़्यादा है इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट जिसमें आपका नेबरिंग ग्रुप इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो हमें पता चला कि इस नेबरिंग ग्रुप की वजह से हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है जिसकी वजह से आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे भी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। उसके अलावा ये देखा गया कि एक ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसके अंदर रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन है। आपने SN2 में देखा था कि SN2 में आपके क्या होती थी, इन्वर्जन होती थी। ठीक है, और SNI में आपका क्या होता था, आपकी रेसिमाइजेशन होती थी। यानी हमारे पास इन्वर्जन भी होती थी और आपकी क्या होती थी, रिटेंशन भी होती थी। लेकिन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के अंदर क्या होता है कि आपका जो लिविंग ग्रुप है, ठीक है, लिविंग ग्रुप की जगह पे आपका आ रहा है कोई भी नया न्यूक्लियोफाइल, उसकी वही कन्फिग्रेशन होगी जो कि पहले थी आपके सबस्ट्रेट की। अब हमें जो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है उसका मैकेनिज्म देखने से पहले एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपका जहाँ पे लिविंग ग्रुप अटैच होगा ना जिस कार्बन के साथ, जिस सेंटर के साथ, उसको हम कहते हैं अल्फा सेंटर, और जो उससे नेक्स्ट वाली कार्बन होती है वो होती है बीटा कार्बन। अब हमारे पास जो बीटा कार्बन है ना वहाँ पे आपका नेबरिंग ग्रुप अटैच होता है। जो नेबरिंग ग्रुप है वो किस कार्बन पे होगा, बीटा कार्बन पे, विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें कि ये किस तरह होता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि आपका जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक आपका लिविंग ग्रुप अटैच है कार्बन के साथ, अल्फा कार्बन के साथ, और साथ वाली जो बीटा कार्बन है वहाँ पे आपका एक Z ग्रुप अटैच है। अब हमारे पास क्या होता है कि ये जो Z ग्रुप है जो कि हमारे पास क्या है, एक नेबरिंग ग्रुप है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक नेबरिंग ग्रुप है। इसने क्या किया कि इसने इससे पहले कि आपका जो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है वो इन्वॉल्व हो इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये क्या करता है, बैक साइड से अटैक करता है आपकी अल्फा कार्बन के ऊपर। यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है उसके ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। अब ये जो Z है ये हमारे पास कोई भी हेटेरोएटम हो सकता है, इसके अलावा ये कोई भी ऐसा एटम हो सकता है जिसके ऊपर लोन पेयर है, यानी हमारे पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या इसके पास कोई भी पाई बॉन्ड भी हो सकता है। इसके अलावा सिग्मा जो बॉन्ड है वो भी ये डोनेट कर सकता है। यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया उसके अंदर मैंने आपको एक ऐसा हेटेरोएटम शो किया हुआ है जिसके ऊपर लोन पेयर है। ठीक है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इसने क्या किया कि बैक साइड से अटैक किया आपकी अल्फा कार्बन के ऊपर जो कि क्या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। क्यों है, क्योंकि जो लिविंग ग्रुप है, अगर हम यहाँ पे लिविंग ग्रुप की जगह क्लोरीन कंसीडर करें, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी वजह से आपका ये जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। और हमारे पास ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जब अटैक करती है तो आपका लिविंग ग्रुप छोड़ के चला जाता है, यानी हमारे पास SN2 रिएक्शन फॉलो हुआ। SN2 रिएक्शन कैसे फॉलो हुआ, क्योंकि बैक साइड से अटैक हुए। अब हमारे पास क्या होगा इस स्टेप के अंदर कि जैसे उसने बैक साइड से अटैक किया आपका लिविंग ग्रुप छोड़ के चला जाएगा। ये जो फर्स्ट स्टेप होता है ये हमारे पास होता है स्लो स्टेप। ठीक है, ये हमारे पास होता है स्लो स्टेप, जिसके अंदर आपका जो मॉलिक्यूल के अंदर ही एक ऐसा एटम मौजूद है जिसने क्या किया, या ऐसे एटम या ग्रुप मौजूद है जिसने क्या किया कि आपके लिविंग ग्रुप को निकाल दिया। ठीक है, सबस्ट्रेट से बाहर, यानी इसने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर दिया। इस Z ने क्या किया कि अटैक किया आपके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, एज ए रिजल्ट आपका लिविंग ग्रुप छोड़ के चला गया। अब जब कि Z ने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड किया तो Z पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यानी आपका जो नेबरिंग ग्रुप है उस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज।
अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा कि आपका जो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है अब अटैक करेगा। अब एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है और आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ से भी अटैक कर सकता है। जब अगर वो यहाँ पे अटैक करे तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा जी के ऊपर वापस इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जी हमारे पास क्या आ जाएगा इस पोजीशन पे और आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ। अगर आपका न्यूक्लियोफाइल इस साइड से अटैक करे, ठीक है, हमारे पास जब वो लेफ्ट साइड से अटैक करे तो क्या होगा कि जब ये इस कार्बन पे अटैक करेगा एज रिजल्ट ये बॉन्ड यहाँ पे मूव किया और हमारे पास कुछ ये प्रोडक्ट बन जाएगी। तो हमारे पास क्या हुआ कि एक यहाँ पे SN2 रिएक्शन फॉलो हुआ, SN2 मैकेनिज्म, और दूसरा यहाँ पे हुआ जहाँ से बैक साइड पे आपके एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या हुआ कि ये यहाँ से जब बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो ये एज ए लिविंग ग्रुप एक्ट कर रहा है हिसाब का, ठीक है। तो हमारे पास 2 टाइम्स क्या हुआ SN2 रिएक्शन फॉलो हुआ, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ कि 2 दफ़ा SN2 मैकेनिज्म फॉलो हुआ। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी कि SN2 के अंदर हमारे पास क्या होता था, जब भी SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता था तो हमारे पास इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होती थी, ठीक है। हमारे पास क्या होती थी, इन्वर्जन होती थी, ठीक है। अब अगर आपके पास इसकी लेट्स सपोज हमारे पास कन्फिग्रेशन है R, ठीक है, ठीक है, हमारे पास इसकी कन्फिग्रेशन क्या है R। तो जब एक दफ़ा SN2 फॉलो होगा तो हमारे पास क्या होगा, इसकी कन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगी R से S। अब दोबारा फिर जब SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा तो S से दोबारा इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन से क्या बनेगा R। तो ओवरऑल हमारे पास R कन्फिग्रेशन से क्या ऑब्टेन हुई, R कन्फिग्रेशन, यानी हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। इस वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो कायरल सेंटर है उसकी कन्फिग्रेशन रिटेन रहते हैं इन केस ऑफ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो ये चीज़ तो आपको समझ आ गई। उसके अलावा हमारे पास ये जो फर्स्ट स्टेप होता है ये हमारे पास होता है स्लो स्टेप, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास इंट्रामोलेकुलरी SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। अब इसके अंदर स्लो स्टेप के अंदर आपका एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो इसलिए हमारे पास ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होता है। ये तो चीज़ आपको जो है वो कन्फर्म होगी कि हमारे पास यहाँ पे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। और जो सेकेंड स्टेप है ये हमारे पास फास्ट स्टेप है, और ये जो फास्ट स्टेप है इसकी वजह से हमारे पास जो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल जब इसके ऊपर अटैक कर रहा है तो ये फास्टेस्ट रिएक्शन है, और हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एज कम्पेयर टू अदर SN2 रिएक्शंस। अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पास बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। हमें देख के कैसे पता चलेगा कि हमारे पास यहाँ पे SN1 या SN2 फॉलो नहीं हो रहा बल्कि यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन फॉलो हो रही। क्योंकि हमें, आपको अगर मैं ये पॉइंट्स ना बताऊं तो आप देखिए ये भी कह सकते हो कोई भी ऐसा हमारे पास सबस्ट्रेट है तो हमारे पास इसके साथ ये एक लिविंग ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो आपको होगा कि यहाँ पे SN, अगर मैं यहाँ पे जैसे कह रही हूँ कि यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो रही है, ठीक है, तो आप ये भी तो कह सकते हो कि यहाँ पे सिंपल SN2 से ही रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा, मतलब सिंपल यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्यों इस तरह नहीं कर रहा कि बैक साइड से अटैक करे और आपका लिविंग ग्रुप छोड़ के चला जाए। तो उसके इंडिकेशन हमें कैसे होगी कि हमारे पास नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होगी। फर्स्ट ये है कि हमारे पास जो लिविंग ग्रुप है और जो आपका नेबरिंग ग्रुप है वो एंटी टू ईच अदर होंगे। उसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास ये होता है इंट्रामोलेकुलरी SN2 रिएक्शन। तो अगर आपका लिविंग ग्रुप और नेबरिंग ग्रुप एंटी टू ईच अदर होंगे तभी हमारे पास ये फिनोमिना हो सकते हैं, क्योंकि अगर नेबरिंग ग्रुप ऑपोजिट साइड से है तब भी तो वो लिविंग ग्रुप के जो कार्बन, लिविंग ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन पे अटैक कर सकेगा ताकि आपका लिविंग ग्रुप छोड़ के चला जाए। तो इसलिए हमारे पास लिविंग ग्रुप और नेबरिंग ग्रुप जो है वो एंटी टू ईच अदर होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट तो हमारे पास ये रीज़न होगी, इंडिकेशन होगी जिससे आपको पता चल सकता है कि हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। उसके अलावा आपका जो नेबरिंग ग्रुप है वो ऐसा होना चाहिए जिसके पास एक या फिर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो या उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, और हमारे पास कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोवाइड करता है। हम वो वाली एग्जांपल्स आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में। अब हमारे पास आपको ये चीज़ पता चली कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन उनमें होगी जिसके अंदर हमारे पास लिविंग ग्रुप और नेबरिंग ग्रुप जो है वो एंटी टू ईच अदर। अब ये भी तो आप कह सकते हो कि लेट्स सपोज आपके पास ये मॉलिक्यूल है, इसके अंदर ये आपका लगा हुआ है नेबरिंग ग्रुप और यहाँ पे आपका लगा हुआ है लिविंग ग्रुप, ठीक है। दोनों किस पे है, वेज बॉन्ड पे, ठीक है। यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आपका जो नेबरिंग ग्रुप है और जो आपका लिविंग ग्रुप है ये एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे नहीं है, ये एक दूसरे की सिस पोजीशन पे है।
तो आपका जो नेबरिंग ग्रुप है वो ऑपोजिट साइड से अटैक कर ही नहीं सकता कार्बन पे। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसकी ऑपोजिट जो नेबरिंग ग्रुप है वो ऑपोजिट साइड से अटैक तभी कर सकता है जब ये दोनों हमारे पास पोजीशंस क्या हो, एंटी टू ईच अदर हो। अब इसकी लिविंग ग्रुप की जो ऑपोजिट साइड है वहां से अटैक नहीं कर सकता क्योंकि ये वेज पे है और ये डैश से अटैक नहीं करेगा। अब हमारे पास मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे बताई हुई है, केसेस बताए हुए हैं। फर्स्ट ये कि आपका ऑक्सीजन, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये OAC ग्रुप शो किया हुआ है, ठीक है, यानी हमारे पास OC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी कार्बोनिल और यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप है, ठीक है। आपका जो एसिटाइल ग्रुप है वो अटैच है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास एक एसिटाइल ग्रुप के अंदर हमारे पास एक ऑक्सीजन होती है, ठीक है। वो भी हमारे पास क्या कर सकती है कि जो कार्बोनिल की ऑक्सीजन है वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, एज रिजल्ट आपका लिविंग ग्रुप छोड़ के जा सकते हैं। अब ये जो मैंने आपको बताई जिसके अंदर आपका ऑक्सीजन जो एटम है ग्रुप के अंदर वो एक्ट कर रहा है एज ए नेबरिंग ग्रुप, ये केस भी हो सकते हैं। उसके अलावा ये भी केस हो सकता है कि आपका एक फिनाइल रिंग यानी आपका जो सिस्टम है जिसके अंदर आपकी फिनाइल रिंग इन्वॉल्व है, ठीक है, बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है, एरोमेटिक रिंग जो है जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो इन्वॉल्व है इन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, तो ये भी एक केस होगा, ठीक है। फर्स्ट ये हो सकता है कि कोई भी ऑक्सीजन या हेट्रोएटम आपका इन्वॉल्व हो एज नेबरिंग ग्रुप। सेकेंड ये कि आपके डबल बॉन्ड इन्वॉल्व ऑफ एरोमेटिक रिंग। थर्ड केस ये भी हो सकता है कि आपके हेलोजेंस इन्वॉल्व। ऑल्दो हेलोजेंस आर गुड लिविंग ग्रुप्स, लेकिन अगर ब्रोमीन से भी अच्छा लिविंग ग्रुप यहाँ पे है तो तब हमारे पास क्या होगा कि ये एज ए नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट कर सकता है। इसी तरह हमारे पास नॉर्बोराइल सिस्टम के अंदर भी हमारे पास नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होती है बाय पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे आपका जो डबल बॉन्ड है वो हमारे पास जब नेबरिंग ग्रुप के तौर पे एक्ट कर सकता है इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट केसेस है और हम इनको वन बाय वन देखेंगे। अब हम केस 1 को स्टडी करते हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या है कि आपका ऑक्सीजन एटम यानी आपका कोई भी हेट्रो एटम जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो प्रेजेंट है और वो एज ए नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है। पहले मैं आपको सिंपल बता देती हूँ फिर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ बताती हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक मिथोक्सी ग्रुप अटैच है हमारे पास 4 मिथोक्सी ब्यूटाइल ब्रोसाइलेट के अंदर। अब यहाँ पे जो ब्रोसाइलेट है ये हमारे पास क्या होता है एक्चुअली, अगर हम OBS को शो करें इन फुल फॉर्म तो हमारे पास O, ठीक है, आगे हमारे पास सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और नीचे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सल्फोनेट ग्रुप होता है, ठीक है, और आगे हमारे पास एक बेंजीन रिंग और यहाँ पे आपका लगा होता है ब्रोमीन, ठीक है, पैरा पोजीशन पे। ये हमारे पास होता है ब्रोसाइलेट यूनिट और ये हमारे पास बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो मिथोक्सी है इसका जो ऑक्सीजन एटम है अगर आप इसको देखो तो इसके ऊपर है हमारे पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अगर ये इस कार्बन पे अटैक करे जो कि इस OBS की प्रेजेंस की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गई हुई है, तो जब यहाँ पे अटैक करेगा तो आपका OBS जो है वो लीव करके चला जाएगा। अब इसने जब लीव करके गया और हमारे पास ऑपोजिट साइड से अटैक हुआ तो ये हमारे पास मैकेनिज्म फॉलो हुआ है SN2 और एज ए रिजल्ट जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे पास 5 मेंबर रिंग बनी और ये हमारे पास एक स्टेबल रिंग है। तो जब भी हमारे पास 5 मेंबर रिंग बनने की पॉसिबिलिटी है या 6 मेंबर रिंग बनने की पॉसिबिलिटी है तो ये तो ऑब्वियस है कि ये हमारे पास मैकेनिज्म फॉलो होगा ही होगा। अब हमारे पास जब ऑक्सीजन ने इस कार्बन पे अटैक किया तो आपका OBS लीव करके चला जाएगा और ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है इन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन और ये स्लोएस्ट स्टेप होता है और ये हमारे पास किसके थ्रू हुआ है, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू। 2 SN2 मैकेनिज्म मिले और हमारे पास ओवरऑल रिटेंशन होगी, ठीक है, इन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपका जो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है वो इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड। ये जो एसिटिक एसिड है जो कि हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसने क्या किया, अटैक किया इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। अब ये इस कार्बन पे भी अटैक कर सकते हैं, इस कार्बन पे भी अटैक कर सकते हैं। अब दोनों कार्बन हमारे पास आइडेंटिकल, तो यहाँ पे इन्होंने एक को शो किया हुआ। जब इसने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर एज ए रिजल्ट ये वाला जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन के ऊपर इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए, ठीक है। एक इसके पास पहले था और एक हमारे पास इसने ले लिया इस सिग्मा बॉन्ड से जो उसने पहले बनाया हुआ था।
एज रिजल्ट आपके पास प्रोडक्ट बन गई। अब हमारे पास प्रोडक्ट तो सेम वही बन रही है, अगर आप इसको सिंपली देखें तो हमारे पास सेम वही प्रोडक्ट बन रही है जो कि SN2 के अंदर बनी थी, लेकिन इसके मैकेनिज्म के अंदर चेंजिंग ये है कि हमारे पास रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होगी। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या होगी, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, और ये चीज़ हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में भी देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको एक ऐसा जो है मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है जिसके अंदर एक कार्बन साइक्लोहेक्सेन है, जिसके एक कार्बन के ऊपर आपका लिविंग ग्रुप, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप अटैच है, OTS, टोसाइलेट। ठीक है, टोसाइलेट लिविंग ग्रुप अटैच है। टोसाइलेट भी हमारे पास ब्रोसाइलेट की तरह होता है, बस ये कि जहाँ पे ब्रोमीन थी वहाँ पे इसका CH3 यूनिट लगा होगा। ठीक है, यानी कुछ यूँ होगा SO और यहाँ भी ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है बेंजीन रिंग आ गया और यहाँ पे आपका CH3 लगा होगा। ठीक है, ये हमारे पास बहुत ही अच्छा क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है। अब हमारे पास एक लिविंग ग्रुप है और साथ आपके लगा हुआ है ये OAC ग्रुप। ठीक है, यानी हमारे पास ऑक्सीजन और एसिटाइल ग्रुप COCH3। ठीक है, अब अगर आप इसको देखो तो हमारे पास ये जो दोनों ग्रुप्स हैं, जो आपका OTS और आपका जो OAC है, यानी आपका जो लिविंग ग्रुप और आपका जो नेबरिंग ग्रुप है, अगर आप इन दोनों को ऑब्जर्व करो तो ये दोनों हमारे पास एंटी टू ईच अदर है। एक हमारे पास डैश पे और दूसरा वेज पे है, लेकिन जो आपको मैंने दूसरा मॉलिक्यूल शो किया है उसके अंदर सिन कन्फिग्रेशन है, यानी OAC और OTS दोनों हमारे पास क्या है, वेज के ऊपर है। ठीक है, हमारे पास डैश पे कोई भी नहीं है। ठीक है, ये दोनों जो है वो एक ही साइड पे, तो ये हमारे पास सिन है और ये हमारे पास एंटी टू ईच अदर है। अब आप क्या बता सकते हैं कि इन दोनों में से नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन किस में होगी? मैंने आपको जो यहाँ पे पॉइंट बताया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो आपका लिविंग ग्रुप और आपका जो नेबरिंग ग्रुप है वो क्या होने चाहिए, एंटी टू ईच अदर। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा कि फर्स्ट के अंदर हमारे पास जो है वो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन वाला मैकेनिज्म होगा, लेकिन सेकंड के अंदर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं हो सकती, क्योंकि आपका जो OTS है और जो आपका OAC है वो दोनों हमारे पास जो है वो एंटी टू ईच अदर नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास जब एसिटिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन हुआ तो हमारे पास क्या हुआ कि ये देखा गया कि जो आपके लिविंग ग्रुप की कन्फिग्रेशन थी, इस कार्बन लिविंग ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच है उसकी जो कन्फिग्रेशन थी वही हमारे पास रिजल्ट में भी कन्फिग्रेशन हुई, यानी हमारे पास यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन है। ठीक है, लेकिन जब हमने इस तरह देखा कि जब सिन डाइस्टेरियोमर यूज किया गया इसका, उसके अंदर हमारे पास क्या हुआ कि आपका जो OAC है वो उसकी जो जैसे यहाँ पे OTS जिस कार्बन के साथ अटैच है उसकी कन्फिग्रेशन इन्वर्ट होगी, यानी हमारे पास यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होगी। फर्स्ट केस में क्या था, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, और सेकंड केस में हमारे पास क्या हुआ, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हुई, यानी इसके अंदर एक दफ़ा ही SN2 जो है वो रिएक्शन इन्वॉल्व हुआ है। इसके अंदर आपका नेबरिंग ग्रुप तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आपका जस्ट एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है। अब हम देखेंगे कि इसकी पूरे मैकेनिज्म को कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री असल में किस तरह थी। अगर हम फर्स्ट वाला केस देखें जिसमें OTS और OAC जो है वो एंटी टू ईच अदर है। ठीक है, और हमने इसका शो किया हुआ है, इसकी ये एक फॉर्म शो की है चेयर स्ट्रक्चर की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो ये इसकी स्टेबल फॉर्म शो की हुई है, जिसमें आपका OTS और आपका जो OAC दोनों जो ग्रुप्स है वो क्या है, किस पोजीशन पे, इक्वाटोरियल पोजीशन पे। अगर हम इस रिंग को फ्लिप कर दें, रिंग को फ्लिप करने से क्या होगा कि आपका जो, जैसे अगर हम ये वाली पोजीशन को इस कार्बन की तरफ ले जाएं, यानी हमने इस रिंग को क्या किया, फ्लिप कर दिया, एज रिजल्ट क्या हुआ कि आपका OTS किस पे चला गया, हमारे पास एक एक्सियल बॉन्ड पे, और OAC भी किस पे चला गया, एक्सियल पे। अब हमारे पास ये दोनों, अगर आप बॉन्ड्स देखो, दोनों जो ग्रुप्स है उनको देखो, ये एक दूसरे की क्या है, एंटी पोजीशन पे। अब यहाँ पे जो OAC है वो नेबरिंग ग्रुप के तौर पे पार्टिसिपेट कर सकता है विद दिस कार्बन। ठीक है, और OTS लीव करके जा सकते हैं। अगर हम OAC को कंप्लीट फॉर्म में शो करें तो आपका जो एसिटाइल ग्रुप है उसका जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इस कार्बन के ऊपर अटैक कर सकते हैं। अब आपके जहन में सवाल आता होगा कि ये वाला ऑक्सीजन क्यों नहीं कर रहा, यही ऑक्सीजन क्यों कर रहा है। ठीक है, दोनों ऑक्सीजन ही है, दोनों हेट्रोएटम ही है, तो फिर ये क्यों नहीं कर रहा। अगर आपका ये एज ए नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करे तो एज ए रिजल्ट आपकी 3 मेंबर रिंग बनेगी जो कि स्टेबल
नहीं होती, इसलिए हमारे पास जो है वो एसिटाइल ग्रुप की ऑक्सीजन एक्ट करती है एज ए नेबरिंग ग्रुप, ताकि एक 5 मेंबर जो है वो रिंग बने जो कि एक स्टेबल होती है। ठीक है, अब जब ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास क्या करेगा, अपना अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करेगा इस कार्बन के ऊपर, एज रिजल्ट OTS लीव करके चला जाएगा। यानी हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, जिसके अंदर हमारे पास ये असल में क्या हो रहा है, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, आपका जो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर रहा है वो अपोजिट साइड से अटैक कर रहा है। जैसे इसने अपोजिट साइड से अटैक किया और आपका OTS लीव करके चला गया, तो आपके पास कुछ ये इंटरमीडिएट बना जो कि सिमेट्रिकल। ठीक है, अब अगर आप इस इंटरमीडिएट को दोबारा इसी फॉर्म में शो करो, साइक्लोहेक्सेन का जो ओपन स्ट्रक्चर था उसके अंदर इस फॉर्म में मतलब शो करो रिंग की फॉर्म में, तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास कुछ ये फॉर्म बनी है जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर। अब यहाँ पे हमारे पास रेजोनेंस का फिनोमिना पॉसिबल है। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ मूव करे और ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है दोबारा ऑक्सीजन के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जब मूव कर जाए, तो आपके पास कुछ ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है, हमारे पास ये जो दोनों है इनके अंदर रेजोनेंस इन्वॉल्व है। ठीक है, यानी आपका जो इंटरमीडिएट है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपका एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा। अब एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल में हमारा एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का जो ऑक्सीजन है वो अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, एज ए रिजल्ट आपका ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब ये यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ से भी अटैक कर सकता है, दोनों साइड से पॉसिबल है, क्योंकि आपका सिमेट्रिकल इंटरमीडिएट है तो दोनों तरह से आपके प्रोडक्ट सेम ही बने। अब OAC ने जब यहाँ से अटैक किया तो एज रिजल्ट ये बॉन्ड यहाँ से टूटा और हमारे पास यहाँ पे आपका बॉन्ड जो है वो OAC का जो ग्रुप है इस बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे उसकी लिंकेज होगी। अब इसको दोबारा हमने रिंग को फ्लिप किया ताकि हम इसको इसी फॉर्म के अंदर लेके आ सके, तो हमें पता चला कि जो इसकी OTS वाले कार्बन की पहले कन्फिग्रेशन थी वही दोबारा है OAC के साथ। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ है, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो हमारे पास नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की वजह से आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी जो कन्फिग्रेशन है वो रिटेन रही। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या है, जो हमारे पास सेकंड केस था जिसमें सिन डायस्टेरियो आइसोमर था, उसके अंदर आपका OTS और OAC एक ही साइड पे था। अगर हम इसको रिंग फॉर्म में शो करें तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे ये अटैक नहीं कर सकता बैक साइड से। ठीक है, यहाँ पे अटैक पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। अब मैंने आपको एक और चीज़ बतानी थी कि जैसे ही आपका जहाँ पे जो लिविंग ग्रुप अटैच होता है, लेट्स सपोज ये आपका लिविंग ग्रुप अटैच है, तो लिविंग ग्रुप के पास होता है असल में सिग्मा स्टार। ठीक है, हमारे पास सिग्मा स्टार जो है वो इसके पास होता है ऑर्बिटल, जिसके अंदर हमारे पास ये आपका जो नेबरिंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करता है, इसलिए हमारे पास ऑपोजिट साइड से अटैक होता है जस्ट इन SN2। ठीक है, तो हमारे पास सिग्मा स्टार के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड किए जाते हैं बाय नेबरिंग ग्रुप। अब आप कहते होंगे कि ये सिग्मा स्टार कहाँ से आ गए, सेम इसी तरह जब हम देखते हैं कि जहाँ पे पाई बॉन्ड होता है इसी तरह हमारे पास मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी भी आपने पढ़ी होगी कि पाई स्टार होता है, इसी तरह हमारे पास सिग्मा के लिए एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल होता है सिग्मा स्टार। यही वही चीज़ है कि हमारे पास सिग्मा स्टार एम्प्टी होता है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करने होते हैं लिविंग ग्रुप के सिग्मा स्टार के अंदर। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे हमारे पास इस सिग्मा स्टार के अंदर आप इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों हमारे पास क्या होते हैं, एक ही साइड पे होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉन्स की पार्टिसिपेशन कैसे हो सकती है एज ए नेबरिंग ग्रुप। ठीक है, यानी हमारे पास वो किस तरह नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम इसको कंसीडर करें तो हमारे पास ये आपका लगा हुआ है लिविंग ग्रुप। ठीक है, X यानी आपका यहाँ पे ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन ये भी हो सकते हैं, उसके अलावा OTS हो गया, ब्रोसाइलेट यूनिट हो गया, टोसाइलेट हो गया, तो हमारे पास कुछ भी यहाँ पे हो सकता है इन लिविंग ग्रुप। इसमें हमारे पास जो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इन्वॉल्व होते हैं इन नेबरिंग ग्रुप। अब यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये प्रोवाइड किए जाएंगे इस कार्बन को। एज ए रिजल्ट हमारे पास ये जो कार्बन है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो कार्बन अटैच है विद अदर कार्बन वो न्यूट्रल ही रहेगी। अब हमारे पास यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, किस तरह कि जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे मूव करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे मूव करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, यानी हमारे पास ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इंटरमीडिएट। ठीक है, अब ये जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इंटरमीडिएट है इसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड को हम इस तरह भी शो कर सकते हैं जैसे यहाँ पे शो किया। अब जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो इधर वाली कार्बन पे भी अटैक कर सकते हैं, इधर वाली कार्बन पे भी अटैक कर सकता है। अगर वो यहाँ पे अटैक करे,
ठीक है, यहाँ पे अटैक करे तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि ये बॉन्ड जो है वो दोबारा शिफ्ट कर जाएगा फॉर फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, तो कुछ आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। और अगर आपका न्यूक्लियोफाइल इस साइड से अटैक करे तो तब हमारे पास ये वाला जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा और हमारे पास जो दोबारा पाई इलेक्ट्रॉन है वो चले जाएंगे बेंजीन रिंग के अंदर, तो ये वाली प्रोडक्ट बन जाएगी, ठीक है। ये था हमारे पास एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉन्स की पार्टिसिपेशन एज नेबरिंग ग्रुप, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन नहीं होती बल्कि रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होती है, इसी तरह हमारे पास जब एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं तो जो लिविंग ग्रुप वाली कार्बन की कन्फिग्रेशन होती है वही एज ए रिजल्ट आपके प्रोडक्ट के अंदर होती है, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।